आइए आज हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें साइंस की बुक में चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इसके बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, वो हमारे लाइफ में ज़रूरी हैं या नहीं, अगर हैं तो कितने ज़रूरी हैं, उनसे हमें क्या प्रॉफिट या क्या लाभ होता है, ये उपयोगी हैं। ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और इसके लिए तो आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे चैनल को, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और बेल आइकन को जो राइट साइड में आप सब्सक्राइब लिखा हुआ जो रहता है रेड में, उसके राइट साइड में आप देखेंगे कॉर्नर में, उसी के लाइन में वो उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे। उसमें से ऑल सेक्शन को जो है ज़रूर टच कर देंगे ताकि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए, तो एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम प्रतिदिन अपने सराउंडिंग्स में जो हैं वो विभिन्न प्रकार के बदलावों को देखते हैं। These changes may involve one or more substances. इन बदलावों में हम एक या एक से अधिक वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात बदलाव के होने के फलस्वरूप एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं बनती हैं, उसे हम देखते ही हैं प्रतिदिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। जैसे घर में हम शरबत बनाते हैं तो उसमें हम पानी में चीनी घोलकर शरबत बनाते हैं, आपकी माँ बोलती है, तो वो भी एक नई चीज़ बनती है। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज़ ए चेंज। मेकिंग एक जो शरबत बनाना जो है एक प्रकार का चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज। उसी प्रकार दूध से दही बनाना भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सावर। कभी कभार दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, वो भी एक चेंज है। सावरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए चेंज, ये भी एक बदलाव है, चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। फिर अगर हम कोई रबर को खींचते हैं तो देखते हैं कि वो लंबी हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार की बदलाव है, एक प्रकार का बदलाव है। तो इस तरह से हम अपने आसपास बहुत प्रकार के बदलावों को देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस। तो आप इस तरह के बहुत सारे बदलावों का लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट बनाकर देख सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं बदलावों के जो गुण हैं, वो उनके जो नेचर हैं, उनकी जो प्रकृति है, उसी को हम लोग इसमें जानेंगे। मतलब वो जो बदलाव हैं वो किस प्रकार के बदलाव हैं, क्या वो बदलाव हमेशा के लिए रह जाते हैं, या वो चेंज जो हैं कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वापस वो बदलाव जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक रबर को हम अगर खींच के रखते हैं तो जब तक हम खींच के रखते हैं तब तक वो लंबी रहती है, ज्यों ही हम छोड़ देते हैं त्यों ही वापस रबर पहले की जैसी हो जाती है। तो इस रबर में जो बदलाव आया वो टेम्पररी बदलाव आया, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं हुआ, ऐसा थोड़े समय के लिए हुआ। लेकिन जब हम दूध से दही बनाते हैं तो देखते हैं वो हमेशा के लिए दही बन जाता है, वो वापस दूध नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार के जो बदलाव हैं, तो कुछ बदलाव थोड़ी देर के लिए होते हैं, कुछ बदलाव हमेशा के लिए हो जाते हैं। तो इन्हीं बदलावों को, दोनों प्रकार के जो बदलाव हैं उनमें एक को फिजिकल चेंज बोलते हैं और दूसरे को केमिकल चेंज बोलते हैं। अर्थात जो बदलाव थोड़ी देर के लिए होते हैं उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, और जो बदलाव हमेशा के लिए हो जाते हैं, हमेशा के लिए कुछ नया चीज़ बन जाता है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। हमेशा के लिए बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ नया चीज़ भी बनना चाहिए, नई वस्तु भी बननी चाहिए, तभी हम उसे केमिकल चेंज कहेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, एक पेपर को जो है कई टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेपर जो है वो
टुकड़े हैं और इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बदल दिया है। तो ये भी एक प्रकार का बदलाव है। अब हम आगे जानेंगे ये किस प्रकार का बदलाव है। एक्टिविटी है ये, कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर को आप जो है वो 4 पीस में, 4 टुकड़ों में काटिए। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर्स, फिर उसे और 4 भाग में बांटिए। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर, और उसे नीचे रखिए और ए टेबल या टेबल पर रखिए। सो दैट द पीसेज एक्वायर ए शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, ताकि वो देखने में फिर से उसी पेपर की जैसी लगे। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, लेकिन आप इसको वापस नहीं जोड़ सकते हैं ताकि वो पहले के जैसा लगे। बट इज़ देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन यहाँ पर क्या पेपर को जो हमने कई टुकड़ों में बदल दिया, तो वो क्या वो पेपर जो है वो कोई दूसरा चीज़ बन गया? नहीं, वो पेपर ही रहा। तो ऐसे चेंज को भी, हालांकि वो हमेशा के लिए टुकड़ा हो गया, लेकिन ये केमिकल चेंज इसे नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं कि ये बदलाव जो है वो हमने छोटे छोटे टुकड़े तो कर दिए, लेकिन वो पेपर ही रहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। अब एक ज़मीन में जो चॉक के जो धूल पड़े होते हैं, चॉक के जो टुकड़े, बहुत ही छोटे छोटे कण पड़े होते हैं, नियर द चॉक बोर्ड। आपके जो क्लासरूम के जो बोर्ड है उसके नीचे देखेंगे चॉक के जो धूल, उसका जो डस्ट पड़ा रहता है। क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या एक छोटा टुकड़ा आप ले लें चॉक का और उसे पीस करके एकदम धूल बना दें। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट, वापस उस चॉक को पानी में घोल लें, उस डस्ट को, और फिर उसे रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, और फिर उसे चॉक जैसा ही बना लें और लेट इट ड्राई, और उसे सूखने दे दें। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपने फिर से वापस उसी डस्ट से फिर से चॉक बना लिया है? बिल्कुल बन गया है। आप देखेंगे कि उस चॉक से आप लिख भी सकते हैं। चलिए अगली एक्टिविटी क्या है। टेक सम आइस इन ए ग्लास, एक ग्लास में कुछ आइस लीजिए आप, प्लास्टिक टम्बलर, एक प्लास्टिक के लोटे में। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, अब उस लोटे को थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़कर कुछ बर्फ़ को आप पिघला लीजिए। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके लोटे में पानी भी है और बर्फ़ भी है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, अब आप इसी लोटे को उठाकर किसी फ्रिज में डाल दीजिए। तो डज़ वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो क्या आप देखते हैं कि वो पानी भी फिर से बर्फ़ बन जाता है? आप देखेंगे कि हाँ, वो पानी जो है फिर से बर्फ़ बन जाता है। तो यहाँ भी एक बदलाव आया है। अब अगला एक्टिविटी हम देखते हैं कि बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में आप कुछ पानी गर्म कीजिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, आप क्या देखते हैं? उस कंटेनर से भाप निकलता हुआ देखेंगे। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, अब एक पैन को जो है उस भाप के ऊपर उल्टा करके रखिए थोड़े देर के लिए। ऑब्ज़र्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, तो आप इनर सरफेस में, पैन के इनर सरफेस में क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे छोटी छोटी बूंदें वहाँ जमा हो गई हैं। तो डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपको वहाँ पर पानी की बूंदें नज़र आती हैं छोटी छोटी? तो वो ज़रूर नज़र आएंगी, क्योंकि भाप ऊपर उड़कर जब उस पैन से टकराता है तो ठंडा होकर वापस पानी में बदल जाता है। यानी पानी पहले भाप बना, फिर भाप दोबारा पानी बन गया। तो ये भी एक प्रकार का बदलाव है। अब आगे है कॉशन, यहाँ पे ये लेना है, कुछ कॉशन भी लेकर के हमें काम करना चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग जो है उसे हमें सावधानी के साथ करना चाहिए। तो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम, किसी फ्लेम को, जो कोई आग से आप कुछ गर्म कर रहे हैं तो वहाँ आप सावधानी बरतें ताकि कुछ जल ना जाए। होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड, हैक्सॉ ब्लेड जिससे कि लोहा काटता है, लोहा रॉड वगैरह काटा जाता है, उसको आप ले लीजिए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द ग्लास गैस स्टोव, और उसके फ्री हैंड मतलब जिधर आप नहीं पकड़े हों
उसके उल्टी तरफ जो है, जिधर पकड़े हैं उसके उल्टी तरफ को गैस स्टोव में डालिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए रुकिए, कुछ मिनट के लिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? तो आप क्या देखेंगे, तो उस ब्लेड का जो अगला सिरा जो है जिसे आप स्टोव में आपने डाला था वो कैसा हो गया, वो लाल हो गया है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब उस इसको ब्लेड को वापस आप हटा लीजिए वहाँ से। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद देखिए उसके उस ब्लेड के सिरे को देखिए, तो आप देखेंगे वो अपने पहले के कलर में आ गया है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या हुआ, अपने पहले के रंग में आ गया है? तो हाँ, आ गया है, क्योंकि पहले जब हमने स्टोव में डाला तो ब्लेड का अगला सिरा कैसा हो गया था, लाल हो गया था गर्म होकर, लेकिन जब वापस ठंडा किया तो वापस वो अपने रंग में आ गया। इन एक्टिविटी 5.1 and 5.2 above, you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. आपने देखा कि पेपर और चौक के टुकड़े जो हैं उनके आकार में बदलाव आया, लेकिन क्या हुआ कि लेकिन 5.3 और 5.4 में आपने क्या देखा, आपने देखा कि वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे हमने देखा कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदला, मतलब बर्फ़ से पानी में बदला, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, या भाप से पानी में बदला। इन एक्टिविटी 5.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, यहाँ पे हैक्सॉ ब्लेड का जो कलर है वो चेंज हुआ, यानी पहले काला था तो फिर गर्म करने पर लाल हुआ, वापस ठंडा करने पर फिर से काला हो गया। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज़ एंड स्टेट, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वैसी प्रॉपर्टीज़, किसी पदार्थ के वैसी प्रॉपर्टीज़ या वैसे गुण जिसमें शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी पदार्थ की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। किसको? शेप को, साइज़ को, कलर को और स्टेट, मतलब उसकी स्थिति, अवस्था को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। तो हम फिजिकल चेंज की परिभाषा क्या दे सकते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज? द अ चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर किसी ऐसा चेंज जिसमें कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका बदलाव आता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है, तो ऐसे चेंज को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। ए फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज का एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिवर्सिबल होता है, मतलब जो उसका स्टेट है, उस सब्सटेंस का जो स्टेट है वो अपने पहले के स्टेट में वापस जा सकता है, लेकिन इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और क्या हम लोग देखते हैं कि कोई नई चीज़ भी नहीं बनती है। तो पहला हमने फिजिकल चेंज में पहला पॉइंट तो ये देखा कि उसके शेप, साइज़ और कलर और स्टेट में चेंज आता है। दूसरा हमने ये 1 नंबर का पॉइंट हमने देखा। दूसरा क्या देखा कि फिज़िकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है किसी सब्सटेंस के, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। तीसरा ये देखा कि ये जो चेंज हैं इसमें नए कोई चीज़ नहीं बनती है, तो इसमें नया कोई चीज़ नहीं बनता है, वो पुराना चीज़ ही रहता है, केवल उसके रूप, आकार या रंग आदि में बदलाव आ जाता है, लेकिन वो वस्तु वैसी की वैसी ही वही वस्तु रहती है, दूसरी नहीं बनती। तो ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, जैसे स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लिया हम लोग, स्प्रिंग को थोड़ा खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर वापस जैसा अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है, फर्स्ट स्टेट में आ जाता है। फिर है कोई हम आपका कोई इलास्टिक वस्तु लेते हैं या सब्सटेंस, जैसे कि कोई स्टील का ब्लेड लेते हैं, ये उसको, या चम्मच लेते हैं, उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर हम छोड़ते हैं तो वापस वो अपने फॉर्म में आ जाता है।
तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जिसमें वो अपने पहले फॉर्म में आ जाए उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज किसको कहेंगे। ए चेंज इन विच विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। बोलता है कि आप एक चीज़ जानते होंगे कि लोहे में जंग जो है आपने देखा होगा, ठीक है। तो इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन ऑफ सम टाइम, अगर आप एक लोहे के टुकड़े को बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है ब्राउनिश कलर की। दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड रस्ट, इसे ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग, इसलिए इस प्रोसेस को रस्टिंग भी कहते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। तो बोलता है कि जितने भी जैसे कोई पार्क में लोहे का गेट होता है, या किसी के फार्म में जो गेट वगैरह होता है, या जो गार्डन वगैरह में आयरन के बेंच लगे रहते हैं, है ना। मतलब हर लोहे की वस्तु जो बाहर रखी रहती है वो आप देखेंगे गेट्स रस्टेड, उसमें जंग लग जाती है। एट होम, घर में आप देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड, जो जिसे हम सब्बल या सब्बल भी बोलते हैं वो, और जो कुदालें होती हैं उनमें भी जंग लग जाती है। व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, जब उनको एटमॉस्फेयर में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं हम बाहर, तो ऐसा हो जाता है। इसके लिए आप ये जो यहाँ पे आप इस चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जंग लगी हुई है। जैसे ये जो लोहे के ये जितने भी सामान है, जालियाँ हैं, ये लोहे का टेबल है, ये लोहे की कुर्सियाँ हैं आदि जो हैं, ये लोहे का जो कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जंग लगी हुई रहती है। इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कैसे होता है, तो एटमॉस्फेयर में खुला रखने से लोहे को ऐसा हो जाता है। अगला है, तो इन द किचन ए वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। तवा जो हमारे घर में जिसमें रोटियां पकाते हैं, उसे भी अगर थोड़े दिन के लिए या थोड़े दिन के लिए छोड़ दें आप, उसमें भी जंग लग जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, लेकिन ये जो तवे में जो रस्ट होता है वो रस्ट इज़ नॉट आयरन, वो लोहा नहीं होता है, ये उस रस्ट से अलग होता है जो बाहर खुले में लोहे को रखने से बनता है। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं कि और कुछ चेंजेस में जिसमें नए नए चीज़ बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी 5.6 है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन मैग्नीशियम का एक रिबन लेकर उसे हम जलाते हैं, उसे हम कैंडल में जलाते हैं। तो इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट, तो ये बहुत ही सफ़ेद रोशनी के साथ ये जलता है। और जलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम का रिबन है जिसे जलाया गया है। तो कितना ब्राइट ये जल रहा है, जैसे हम लोगों ने कोई गैस की जो बत्ती अगर देखी होगी तो वो इस प्रकार का जल रहा है, इतना तेज़ जल रहा है। तो इस तरह से इसमें एक नया चीज़ बनता है। क्या बनता है, तो इसमें बनता है आपका द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो अभी जल रहा है मैग्नीशियम का फीता ऐसे खुली हवा में, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन दे सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन जो वहाँ पे हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम एक जो केमिकल वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनके जो इंडिकेशंस हैं या संकेत हैं, उनको उनके जो सिंबल्स हैं उनको यहाँ पर लिख करके उस रिएक्शन को यहाँ पे हम लिख करके भी दिखा सकते हैं, जिसे हम केमिकल
इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैग्नीशियम जो है वो खुली हवा में जल रहा है। तो खुली हवा में ऑक्सीजन रहता है, तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ जल रहा है जब, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। आगे है अब यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए, द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में जो एक्स और वाई के इक्वेशन देखते हैं उससे ये अलग है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, यहाँ पे जो एरो लिखी रहती है उससे आप बिकम्स पढ़ सकते हैं। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। और ये ऊंची बात है, ऊंचे लेवल की बात है। केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल, वो 9th-10th की बात है। तो कलेक्ट द ऐश, अब उस ऐश को कलेक्ट करिए आप, कलेक्ट करके एंड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसे थोड़े से पानी में घोल लीजिए। स्टीयर द मिक्सचर, फिर उस मिक्सचर को थोड़ा सा हिलाइए। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ उसे टेस्ट कीजिए वो एसिडिक है या बेसिक है। तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या उस मिक्सचर से रेड लिटमस पेपर ब्लू बन गया, लाल लिटमस पेपर ब्लू बन गया। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या ब्लू लिटमस पेपर रेड बन गया। तो या जो भी अब हुआ हो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो आप कैसे बता सकते, क्या बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या तो बेसिक है। ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, जैसे हम उसे घोलते हैं तो क्या होता है, वो एक नया सब्सटेंस बनाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम फॉलोइंग इक्वेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 4, जैसा चैप्टर 4 में आपने पढ़ा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए बेस। आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है। ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले तो जलने से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में घोल दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इज़ अनदर न्यू, ये एक और नया जो है वो सब्सटेंस है, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक्टिविटी है 5.7, इसमें क्या है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, इसे टीचर को दिखाना है। डिज़ोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसे ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा भी कहते हैं, इसे हाफ ए कप ऑफ वाटर में घोलकर और बीकर में ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। उसमें उस सॉल्यूशन में तो पहले तो क्या करना है कि एक चम्मच कॉपर सल्फेट ले लेना है, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। यानी एक चम्मच सबसे पहले क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा कहते हैं। इसे ले लेना है, किस में लेना है, हाफ ए कप ऑफ वाटर में लेना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ऐड कर देना है। फिर क्या देखेंगे आप, तो यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, हमको मिलता है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, अब उसको टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा रख लीजिए। एंड ड्रॉप ए नेल, अब उसमें एक कांटी जो है आप उसमें डाल दीजिए, और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड, या तो एक ब्लेड डाल दीजिए, इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन में। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और कितनी देर इंतज़ार करना है आपको, आधे घंटे तक इंतज़ार या उससे ज़्यादा थोड़ा करना है। ऑब्ज़र्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कलर अब क्या हो जाता है, आप देखेंगे विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो
क्या हो जाता है, ब्लू से हो जाता है ग्रीन। तो यहाँ पे हम तो इसको जब हम ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स इस तरह से जब हम घोल लेते हैं तो हमें उसके बाद आधे घंटे के लिए जब हम छोड़ देते हैं तो अब हम उसके कलर को देखेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के कलर को अब हम देखते हैं तो क्या मिलता है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। आप पहले के सॉल्यूशन से आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नीला सॉल्यूशन है, कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू, तो हम क्या देखते हैं कि तो हम क्या देखते हैं, डू यू सी एनी चेंज, आप क्या कोई चेंज देखते हैं इसमें। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन, टेक आउट ऑफ नेल एंड ऑफ द ब्लेड, हैज़ इट चेंज इट इन एनी वे। तो अब ये जो कलर जो है हम देखते हैं कि वो ब्लू से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अब क्या हम ब्लेड निकाल लेने से तुरंत वो फिर वापस ब्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो चेंज हुआ कलर में वो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच रिएक्शन के कारण हुआ है। तो द चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ये जो कलर में चेंज हुआ है और ये ग्रीन से जो ब्लू से जो ग्रीन हुआ है, तो इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये किस लिए हुआ है, आयरन सल्फेट बनने के कारण हुआ। ए न्यू सब्सटेंस, वो एक नया सब्सटेंस है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज़ कॉपर, और जो कांटी या जो ब्लेड पर जो ब्राउन परत चढ़ी हुई है वो कॉपर की परत है, जो कि एक दूसरी सब्सटेंस है। तो वी कैन राइट द रिएक्शन एज, इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन बिकम्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। यानी जब हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन से कराते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का रिएक्शन आयरन से कराते हैं, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर डिपॉजिट होता है, अलग हो जाता है। अब आगे देखते हैं। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब, ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। थोड़ा सा विनेगर लेकर के और एक चम्मच विनेगर लेकर उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा हम डालते हैं। एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कम आउट, तो हम देखते हैं कि उससे कुछ गैस से निकलने लगती है और गैस के बबल्स निकलने लगते हैं। एंड हम उसे अगर जमा करते हैं किसी फ्रेशली प्रीपेड जो लाइम वाटर है उसके सॉल्यूशन में हम अगर डालते हैं तो क्या होता है, मतलब जब विनेगर, एक चम्मच विनेगर में और एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा हम डालते हैं तो बबल ऑफ गैस निकलता है। इस गैस को हम अगर लाइम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर का क्या होता है, तो ये हम आगे देखते हैं। इस आगे के इस रिएक्शन में क्या देखते हैं। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़, क्या होता है, तो द चेंज इन टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलोज। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा और उससे गैस निकलती है, और उस गैस को कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में डालते हैं, यानी चूने के पानी में जब हम डालते हैं तो क्या बनता है,
तो वो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, मतलब उसका कलर जो है वो पानी के जैसे कलर से, फ्रेश वाटर जैसा कलर से वो मिल्की हो जाता है उसका कलर। और इसका जो रिएक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर इज इक्वल टू लाइम वाटर, जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे CaCO3 बोलते हैं, और प्लस वाटर भी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से अर्थात मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे अब आगे चलते हैं यहाँ से। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर से होकर पास किया जाता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से हम लोग पास करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। तो ये जो बनता है लाइम वाटर से पास करने के बाद वो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। पास करना मतलब ऊपर वाला जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन ऊपर में दिखाई पड़ रहा है ना, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें दो आपका एक ये लगा हुआ है, दो टेस्ट ट्यूब है ना। लेफ़्ट साइड में क्या क्या है, लेफ़्ट साइड का जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या क्या है, विनेगर है और बेकिंग सोडा। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है इस टेस्ट ट्यूब में तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो गैस इस पाइप से होकर के और जाता है राइट साइड के टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और राइट साइड के टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर। और लाइम वाटर कैसे बनता है, तो जो ये है आपका लाइम है, जो हम लोग लाते हैं लाइम मतलब चूना, उस चूना को ला करके जब पानी में बहुत भिगो कर रख देते हैं हम लोग कम से कम 24 घंटा, और 24 घंटा भीगने के बाद वो चूना जो है उसमें मिल जाता है, उस पानी में मिल जाता है, और वो पानी पूरा गर्म हो जाता है। हाँ, गर्म हो जाता है, हाथ जल जाएगा इतना गर्म हो जाता है, मतलब उसके जो हाथ का जो त्वचा है वो भी उखड़ जा सकता है, इतना गर्म। तो इसीलिए मैंने जितना चूना रहेगा, जिस हिसाब से चूना रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी तो पैदा होगा। तो वो वाला जब वो ठंडा होता है तो उसी चूना को जो है हम लोग पान वगैरह का जो है, पान खाता है ना आदमी, तो उसमें यूज़ होता है, उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जो लाए थे दुकान से ख़रीद के उसको हम लोग बोलते हैं खड़ा चूना, है ना। हाँ, गरम वाला यूज़ नहीं करते हैं, उसको गरम इसलिए देते हैं, पानी में इसलिए डाल के देते हैं क्योंकि वो जो खड़ा चूना होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, उसको खाया नहीं जा सकता, मतलब पान वगैरह के साथ या खैनी वगैरह के साथ जो उसको नहीं खाया जा सकता, खाने से वो चमड़ा को काट देगा, है ना। तो इसीलिए जब उसमें उसको पानी में डाल दिया जाता है तो वो नरम हो जाता है, और उसका जो कड़ापन है वो कठोरपन जो है वो ख़त्म हो जाता है, कठोरता उसकी और ख़त्म हो जाती है, तो वो बुझा हुआ चूना कहलाता है। और उस बुझा हुआ चूना को जब हम पान के साथ यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा खराबी नहीं करता है। तो वो जो बुझा हुआ चूना बना, उस बुझा हुआ चूना में चूना नीचे बैठ जाता है और ऊपर में पानी रहता है। ठीक है, उसका पानी जो है ऊपर में रहता है, तो वो पानी देखने में आपको एकदम सफ़ेद लगेगा, पीने का पानी जैसा, लेकिन उसमें चूना का बहुत ही छोटा छोटा कण घुला हुआ है। तो उस चूना का पानी को जो देखने में पानी जैसा लगता है, उसको आप थोड़ा सा ले लीजिए, किसी चीज़ में, टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, या तो कोई बर्तन में ले लीजिए, या कांच का कोई गिलास में ले लीजिए। ठीक है, और तो वही यहाँ पे उसी चूना का पानी को यहाँ पे लिया गया है, लाइम वाटर इसलिए उसको बोला जा रहा है, उसको लिया गया है इसमें आपका सेकंड टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, वही वाला, मतलब चूना डालने के बाद 24 घंटा के बाद जब वो स्थिर होता है तो उसका जो ऊपर वाला पानी है उस पानी को बोल रहे हैं चूने का पानी या लाइम वाटर, जो देखने में आपको एकदम पानी जैसा लगेगा, एकदम आर पार साफ साफ नज़र आएगा, कहीं चूने का निशान नहीं रहेगा, लेकिन उसमें चूना का बहुत छोटा छोटा कण है,
तो उसमें जब उसी पानी में देखने में एकदम पानी जैसा साफ स्वच्छ लगेगा, उस पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है तो वो एकदम साफ स्वच्छ पानी भी तुरंत दूध के जैसा सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलकर के बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आपका प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है भाई? तो जब आप साबुन बाल्टी में साबुन घोलते हैं तो कभी का तो उसके पानी में क्या तैरने लगता है, दही जैसा थोड़ा थोड़ा करके। बबल नहीं, हाँ बबल तो रहता ही है, और उसके साथ सफ़ेद सफ़ेद जो है पैच धब्बा धब्बा पानी में तैरने लगता है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। या पानी में वो घुलता नहीं है, वो पानी में तैरने लगता है। तो वैसी कार्बन नहीं कुछ भी नहीं। अब जैसे लकड़ी हम फेंक देंगे और लकड़ी तैरने लगेगा तो उसको अवक्षेप थोड़ी बोलेंगे। मतलब हम कोई चीज़ घोले उसमें, हम चाह रहे थे जैसे पानी में अगर हम लोग घोलेंगे, पानी में आपका घोलेंगे ये क्या कहते हैं चीनी, तो हाँ, तो इन एक्टिविटीज़ 5.6 एंड 5.8। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। जिससे वो लाइम वाटर जो कि अभी तक स्वच्छ दिखने में लग रहा था, वो कैसा हो जाता है? दूध के जैसा सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसके कारण। चलिए, हाँ, प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इन एक्टिविटीज़ 5.6 एंड 8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज वेयर फॉर्म्ड। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हर बदलाव, हर चेंज के बाद एक नया चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 5.6 द ऐश was the new substance formed when magnesium was burnt in air। तो एक्टिविटी 5.6 में हम लोग देखे थे कि जो एक ऐश बना था वो एक नया सब्सटेंस था। किसका सब्सटेंस था? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो इन एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपका जो आयरन सल्फेट बना वो भी एक नया चीज़ बना, और कॉपर जो बना वो भी एक नया चीज़ बना। तो इस हिसाब से ये सब जो चेंज है, नया चीज़ बन रहा है, तो इसलिए ऐसा चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। तो वहाँ पे हम लोग आयरन के जगह में मतलब ब्लेड डाला गया था उस एक्टिविटी में, रिएक्शन में, इसीलिए वो जो ब्लेड है वो कैसा हो गया? गोल्डन ब्लेड जैसा हो गया। हाँ, उसमें मतलब कॉपर जो है, कॉपर का परत चढ़ गया उसमें। ठीक है, आगे है। तो इन एक्टिविटी 5.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। और 5.8 रिएक्शन में हम लोग देखे कि बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना दिया, दूधिया बना दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? तो बोला कि इस रिएक्शन, हाँ, तो इस नया सब्सटेंस क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO थ्योर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इस तरफ ए चेंज। तो अब यहाँ जाके आपका उतना एग्जाम्पल दिया गया, अब उसका यहाँ पे डेफिनेशन मिल रहा है आपको कि ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड ए केमिकल चेंज। तो कोई नया चीज़ अगर बनता है तो उसको उस वैसा चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और हम लोग केमिकल चेंज के बारे में क्या बताएं कि ये केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। हाँ,
तो दो चीज़ यहाँ पे हम लोग सीख लिए कि केमिकल चेंज में एक तो वो नया चीज़ बनता है, कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। और दूसरा ये सीखे कि केमिकल चेंज होता है वो टेम्पररी नहीं होता है, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और तीसरा है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं हो सकता है। चलिए, केमिकल चेंजेस आर, अगला पैराग्राफ है, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। अब ये केमिकल चेंज जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा हम लोग को होगा, कोई भी चीज़ हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो मानव की भलाई के लिए करते हैं। अब मनुष्य का उससे कुछ लाभ ही ना हो तो मनुष्य वैसा काम करे क्यों, है ना। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में इसका बहुत ही जो है महत्व है। क्या महत्व है? ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। कुछ भी नया चीज़ बनता है तो वो किसके कारण से बनता है? हमेशा केमिकल चेंज के कारण ही बनता है, बनता था और आगे भी बनता रहेगा। अब मान लीजिए कोई तो वैसा कोई चीज़ जो है आगे भी कोई मान लीजिए दवा ही है, कोई नया दवा बनेगा तो जितने भी प्रकार की दवाएं हैं वो सारा किसके फलस्वरूप बना है? केमिकल चेंज के फलस्वरूप ही बना है। हाँ, तो खाने में क्या है कि रोज़ नया नहीं बन रहा है, रोज़ रोटी ही बन रहा है या कभी कभार नया डिश, मतलब इतने दिन में जा कर के आदमी 5 से 10 हज़ार नया प्रकार का डिश बनाया होगा अगर तो। लेकिन दवा जो है लाखों प्रकार का बन चुका। हाँ बोलिए। हाँ, लाइट जलता है वो फिजिकल चेंज ही है ना, क्योंकि उससे ऐसा तो कुछ नहीं है कि नया चीज़ बन गया फिर वापस वो वापस मतलब एक बार जो जल गया वो जल के फिर वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, मोमबत्ती का जलना जो है वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार मोमबत्ती जो हाँ नहीं साइज़ नहीं, मोमबत्ती ख़त्म भी तो हो जा रहा ना, साइज सिर्फ चेंज नहीं कर रहा है, पूरा मोमबत्ती ही ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, साइज़ चेंज का मतलब तो साइज़ चेंज तब तो फिर दोनों तरह हो सकता है। साइज़ चेंज का मतलब बड़ा होना भी साइज़ चेंज कहलाएगा, छोटा होना भी साइज़ चेंज कहलाएगा। तो क्या मोमबत्ती बड़ा तो नहीं होता है, वो हमेशा छोटा ही होता है, तो उसको चेंज नहीं बोलेंगे। हाँ, मोमबत्ती ये ख़त्म होते जाती है या छोटी होती जाती है ये बोल सकते हैं, केवल चेंज बोल देंगे तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वो भी केमिकल चेंज है। तो उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चेंज है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जीवन में जो महत्व का जो है वो है सब, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फलों का पकना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का जो है वो फर्मेंटेशन, मतलब जिसके थ्रू फर्मेंटेशन क्यों करते हैं? अंगूर का फर्मेंटेशन करके क्या करेंगे? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को हम लोग वो सड़ने के लिए जब छोड़ देते हैं तो उसमें जो है कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो या कवक या फंजाई कुछ पैदा हो जाता है जो मतलब प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और लॉस वाला भी हो ये काफ़ी महत्व है इसका केमिकल चेंज का। उसके बाद है ATC हैपन ड्यू टू सीरीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ये सब जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, आपका रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स हुआ, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हुआ, ये सारा जो है वो केमिकल चेंज के ही मतलब फलस्वरूप उसी के कॉन्सिक्वेंस में ये सब हुआ। ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और अभी हम बताएं कि दुनिया भर में जितने भी दवाएं बनी हैं वो भी किसके इससे बनी हैं? रिज़ल्ट से, केमिकल चेंज के ही रिज़ल्ट से तैयार हुई हैं। अदर यूज़फुल न्यू मटेरियल्स, जैसे कि बहुत प्रकार के कलर हैं,
सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स, ये सब भी जो हैं आर प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये सब भी केमिकल चेंज से ही संभव हुआ है। तो इसका मतलब है कोई भी नया चीज़ बनता है, आप अगर जान रहे हैं कि और ये अपने इस रूप में हमेशा के लिए रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, तो समझ लीजिए वो केमिकल चेंज के फलस्वरूप ही बना है। जैसे छत में ढलाई हम लोग किए हैं, वो सीमेंट और गिट्टी और ईंट दे करके, तो हाँ तो है नहीं, तो वो सीमेंट के साथ नहीं, सीमेंट ये नहीं है, ये मिक्सचर है, एक केमिकल चेंज नहीं है, मिक्सचर है। लेकिन पानी में सीमेंट मिला देंगे तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। अगर सीमेंट में खाली हम लोग गिट्टी मिलाते हैं और बाकी सब मिला के छोड़ देते हैं तो केमिकल चेंज नहीं होगा, तो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि उन लोग को हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसमें पानी घोल देंगे और पानी के साथ सीमेंट जब जम जाएगा तो उसको वापस हम कितना भी पीटेंगे तो सीमेंट बनेगा नहीं, तो वैसा है। तो पानी डालने के बाद वो केमिकल चेंज हो जाता है। Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes। तो असल में हर कोई भी नया चीज़ बनता है तो वो समझ लीजिए केमिकल चेंज के फलस्वरूप ही बनता है। आगे, we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change। तो हम लोग ये जान गए कि केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा नया चीज़ बनता है। In addition to new products, the following may accompany a chemical change। इसके अलावा भी पूरा नया चीज़ अगर नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि हम लोग उसको केमिकल चेंज की ये में सीरीज़ में रख सकते हैं। क्या क्या है नीचे यहाँ बता रहा है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होता है। ये नहीं बोल रहा कि ये सारा चीज़ तो ही केमिकल चेंज है, लेकिन कुछ ना कुछ केमिकल चेंज का भी इसमें काम होता है ना। तो हीट, लाइट, जैसे कहीं पे हीट निकल रहा है किसी चीज़ से, कहीं से लाइट निकल रहा है, तो वहाँ पे आप तो बोलोगे कि जब लाइट, जैसे आप बोले बल्ब हम जला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक चेंज हुआ, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे, क्योंकि बुझाने से बुझ भी तो जाता है। लेकिन वहाँ पे साथ ही साथ केमिकल चेंज भी हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको हम समझाते हैं कि लाइट जब जलता है तो आपने स्विच दे दिया, ये तो फिजिकल चेंज है। स्विच ऑफ किए, ऑन किए तो ऑफ भी हो सकता है। लेकिन जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, वो फिलामेंट अगर आप एक बार बल्ब खरीदते हैं और लाइफ टाइम चलता है, मतलब लाइफ टाइम क्या, उसके बाद वो बल्ब कभी ख़राब ही नहीं होगा, तब तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये फिजिकल चेंज है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है, जानते हैं ना। बल्ब जब फ्यूज होता है तो होता है, फ्यूज होता है तो कई बार हम लोग देखते हैं बल्ब का, ये वाला बल्ब नहीं, ये एलईडी बल्ब नहीं, जो पहले का बल्ब जिसमें फिलामेंट होता था, हाँ स्प्रिंग जैसा फिलामेंट होता है ना, तो उसमें आप देखिएगा कि वो फिलामेंट कभी कभार फ्यूज होता है तो वो टूट जाता है, देखें, हाँ तो वो टूट जाता है। तो वो टूटता क्यों है, तो एक्चुअल में वो जो फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन का, टंगस्टन एक एलिमेंट है या मैटर है, जो बोलिए एक मेटल है। तो वो टंगस्टन क्या होता है कि बार बार जो उसमें जब लाइट जाता है तो वो जलता है तो गर्म होता है, और गर्म हो करके जो है उसमें एक जो गैस उस बल्ब में भरा रहता है उससे कुछ ना कुछ वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो उसी तरह का वो जो रस्ट बनाता है। और रस्ट बनाने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे रस्ट जितना बनते जाएगा वो धीरे धीरे करके वो छिलते जाएगा और पतला होते जाएगा। जैसे कि एक लोहा का रॉड को अगर हम बाहर छोड़ दें तो अगर 1 साल छोड़े तो एक बार एक पपड़ी उठा, एक पपड़ी उठने के बाद क्या होता है, वो लोहा का रॉड थोड़ा पतला हो जाता है। फिर अगला साल भी छोड़ दिए तो फिर थोड़ा सा पपड़ी जम गया, फिर उसको हटाए पपड़ी को तो फिर थोड़ा पतला और हो गया। तो ऐसे करते करते हम लोग देखते हैं कि कई जगह से रॉड टूट जाता है ना। तो उसी प्रकार से आपका
यहाँ भी होता है। वो फिलामेंट जो है वो उसका जो है रस्टिंग होते 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 वो जो बार बार जलता बुझता है। तो एक एज आने के बाद 1 साल 2 साल 5 साल के बाद क्या होता है, वहाँ फिलामेंट तो इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि अगली बार जब हम जैसे ही स्विच देते हैं तैसे ही वो वाला जो फिलामेंट है उस वोल्टेज को सह नहीं पाता है और वो पिघल जाता है। तो पिघल जाता है, बस वो टूट जाता है। तो उसका बार बार जो रस्टिंग हो रहा था तो वो तो केमिकल चेंज में आता है, आगे ना। हाँ, तो इस तरह से जो देखने में बाहर से हमको लगता है कि बल्ब हम जलाए और बुझाए तो वापस तो जैसा बुझा हुआ था बल्ब वापस उसी तरह हो गया। तो इस तरह से ये फिजिकल चेंज है। लेकिन उसके अंदर में जो फिलामेंट वगैरह है, वो जो आपका सर्किट है वो तो पिघल के ख़राब हो रहा है, वो तो हमेशा के लिए चलेगा नहीं। वो तो 2 साल चले 5 साल चले, एक बार तो ख़राब होना ही है। तो ख़राब क्यों होता है? वो ख़राब उसी लिए ही होता है ना। वो जो केमिकल चेंज उसके अंदर होते रहता है, जिसके चलते वो और पतला धीरे धीरे लास्ट में टूट जाता है। ठीक है, चलिए अगला केमिकल चेंज हो सकता है और हीट, और जैसे हीट पैदा हो रहा है। अब चूल्हा से हीट पैदा हो रहा है, तो चूल्हा से हीट पैदा हो रहा है तो कैसे है? अपने आप चूल्हा से हीट पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ, तो जला रहे थे, क्या जला रहे हैं? चूल्हा में चूल्हा जलाते हैं इसलिए हीट होता है। चूल्हा में क्या जलाते हैं? चूल्हा पे आग जलाते हैं। अरे बाबा, ये बताइए कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ये कैसे केमिकल चेंज है? सोचना होगा ना, दिमाग लगाना होगा, था दिमाग में थोड़ा गलत सही भी बोलना होगा। सोचिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हीट, अगर लाइट हीट और वगैरह भी निकल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। नेक्स्ट है कि साउंड अगर प्रोड्यूस हुआ होगा तो भी बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ होगा, है ना। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट किया तो साउंड निकला, तो बॉम्ब का केमिकल जो है वो जो है जल करके धुआं बना, तो ये केमिकल चेंज हुआ। फिर हम लोग बताए कि कोई स्मेल, चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, कोई सामान का जो गंध है वो बदल गया। पहले अच्छा गंध कर रहा था, बाद में वो हो सकता है बुरा गंध करने लगा। या कोई कच्चा फल है तो उसका स्मेल अलग था, पकने के बाद उसका स्मेल अलग हो गया। तो इस तरह से उस समय केमिकल चेंज हो रहा, तभी वो स्मेल भी बदल गया है उसका। और कलर चेंज में तो बताए ही कि कोई फल पकने में कच्चा रहता है तो वह ग्रीन रहता है, पकने में वो रेड या येलोइश हो जाता है, तो कलर चेंज हो रहा है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। फिर गैस बन रहा है तो वहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है। अब आगे है कि लेटेस्ट लुक एट सम एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ ए केमिकल चेंज। तो हम लोग पहले क्या देखे कि जो मैग्नीशियम जो बर्न किया रिबन उसका, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नया चीज़ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयला का जलना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। वुड, लकड़ी का जलना, पत्ती लीव्स का जलना, पत्ता का जलना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ ए केमिकल चेंज। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो वो क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर बर्न हो रहा है तो हम लोग उसको केमिकल चेंज की श्रेणी में रखेंगे। और क्या बोल रहा है, बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी कुछ जलता है तो हीट का प्रोडक्शन ज़रूर होता है, मतलब गर्मी ज़रूर निकलती है। चलिए आगे बढ़। ओके ओके ओके, तो एक मिनट नेक्स्ट। तो इस तरह से अब एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज़ ए केमिकल चेंज। फिर अगर जैसे कोई फायरवर्क है उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब फायरवर्क्स का जो एक्सप्लोजन है यहाँ, यानी जो हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो वो भी केमिकल चेंज के उदाहरण है।
यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट लाइट। इसमें क्या क्या पैदा होता है, इसमें जो है हीट भी पैदा होती है और लाइट पैदा होता है और साउंड भी पैदा होता है। एंड अनप्लीजेंट गैसेस, और ख़राब गैसें जो हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, उस प्रकार की गैसें भी इसमें पैदा होती है। दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसलिए कहा जाता है कि पटाखे मत छोड़िए, जिससे पर्यावरण जो है वो अशुद्ध होता है, प्रदूषित होता है। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, कोई खाना अगर ख़राब हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस ए फाउल स्मेल, तो उससे एक बहुत ही दुर्गंध जो है वो निकलती है। शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, तो क्या इसको हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल acquires a brown color if it is not consumed immediately। जैसे कि कई बार हम लोग अगर एक सेव को अगर एक बार एक स्लाइस एक बार हम लोग चबा लेते हैं, तो उसके बाद उसका जो सफ़ेद भाग जो होता है अंदर का, वो अगर उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ी देर में ही मतलब कुछ 2-4-10 सेकेंडों में ही वो ब्राउन कलर का वाइट से ब्राउन की ओर होने लगता है। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपको ऐसा नहीं मालूम है इसके बारे में, तो एक सेब लीजिए और उसको चबा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि वो जो है इन कलर, और उसके बाद रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। आप उसी तरह से जो आलू और बैंगन है उसको भी इस तरह से करके आप देख सकते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो कुछ न कुछ नया पदार्थ इसमें नया जो है वो कंपाउंड बन रहा होता है। जैसे आलू के अंदर कोई एसिड होता है, कुछ एसिड होते हैं, ब्रिंजल के अंदर भी किसी प्रकार का एसिड होता है। तो ये जब बाहर के ऑक्सीजन से, हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाते हैं, और जिससे उसका रंग जो है वो अलग हो जाता है। आर नॉट दी चेंजेस केमिकल चेंजेस, तो क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? बिल्कुल हैं, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ ए बेस। आप चैप्टर 4 में क्या किया आपने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था एसिड में बेस मिला करके। तो इज़ न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज, तो उससे क्या हुआ था? एक नया चीज़ बना था। क्या बना था? एसिड में बेस में जब हम लोगों ने एसिड मिलाया था या एसिड बेस को मिलाया था, तो हम पानी मिला था हमें, तो इसका मतलब एक नया ही चीज़ बना था। तो इसको हम लोग ज़रूर ही एक केमिकल चेंज बोलेंगे। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या है? एक आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन को देखते हैं। चलिए इससे पहले एक इस बॉक्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ए प्रोटेक्टिव शील्ड, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपरी परत जो होता है वायुमंडल में, वो सबसे ऊपरी परत वो ओजोन लेयर, वहाँ पे एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस की एक पतली परत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। इसका काम क्या है? ये जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, उसको रोकती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। और ओजोन जो है वो असल में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलने से बनता है। यानी ओजोन को हम लोग अगर लिखें तो O3 लिखते हैं, ये ओजोन हुआ। तो इसको जो है वो O3 उसको ओजोन बोलते हैं। तो ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जब इससे टकराती हैं तो ये क्या बन जाता है? O2 में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑक्सीजन बन जाती हैं। और ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन।
और उस क्या है, ऑक्सीजन गैस जो है वो ओजोन गैस से अलग किस्म की गैस है, क्योंकि ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, जबकि इसमें आपका ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु, जबकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही होते हैं। इसलिए इस प्रकार से ये एक जो है अलग ही किस्म का गैस है, ये भी एक अलग किस्म का गैस है। इसलिए इस बदलाव को भी, इस चेंज को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, अगर ओजोन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस, तो वो नीचे आ जाएगा धरती पर और हमें हानि पहुंचाएगा। और जिस किसी के भी स्किन पर, चमड़े पर, त्वचा पर पड़ेगा तो उसमें त्वचा का कैंसर पैदा कर सकता है। इसलिए ओजोन लेयर बहुत ही ज़रूरी है। और ओजोन लेयर जो है वो फ्रिज और बहुत सारे जो चीज़ हैं वो सब यूज़ करने के लिए बहुत सारे आपके डिवाइस हैं, उन हमारे दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, उनसे जो है ओजोन लेयर को ख़त्म करने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोलते हैं, वो निकलता है और वो ओजोन लेयर को नष्ट कर देता है ना। जिससे धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है ख़त्म अगर हो जाती है तो क्या हो सकता है, हमारा जो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी, और पहुंच जाएंगी तो क्या होगा, हमारा जो जीना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और हम उसके प्रभाव से हमें त्वचा का कैंसर वगैरह ये सब हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को देखते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। फिर से वापस रस्टिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये रस्टिंग जो होती है वो क्या होता है, ये आयरन के जो वस्तुएं हैं, लोहे की जो वस्तुएं हैं, आयरन आर्टिकल्स, लोहे की जो वस्तुएं हैं, आयरन आर्टिकल्स, इनको नुकसान पहुंचाती है ना। उसमें एक पतली परत रस्ट की जम जाती है और धीरे धीरे वो टूटती फूटती चली जाती है, एंड स्लोली उसको धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, और चूँकि लोहे का उपयोग जो है वो ब्रिज बनाने में, जहाज बना, शिप्स बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में, ट्रक बॉडी आदि बनाने में, और बहुत सारे कामों में उपयोग होता है। हमारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ जो है उसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं, घर के छत ढालने में भी उपयोग करते हैं, तो इन सारे कार्यों में उपयोग होता है। तो अगर लोहे में रस्ट लगता रहे, हम उसका कोई उपाय ना करें, तो क्या होगा कि हम जो है बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमारे सामान, पुल वगैरह जो हैं वो जल्दी ही ध्वस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, लोहे का रस्टिंग कम से कम हो सके, इसलिए उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। और इससे हमें जीवन में तो कष्ट बढ़ेगा ही साथ हमें धन का भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो रस्ट लगता है यानी जंग जो लगता है, उस जंग लगने का भी हम रासायनिक समीकरण यहाँ पे दे सकते हैं। वो होता है Fe + O2 इक्वल और प्लस वाटर, यानी लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe2O3, जिसे ही हम जंग कहते हैं। इसका मतलब जो रस्टिंग है उसका रासायनिक नाम जो है वो है Fe2O3, यानी लोहे के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु के साथ रिएक्शन करते हैं, संयोग होते हैं। चलिए, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी, दोनों ही चाहिए, या पानी ना हो तो जलवाष्प से भी काम चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ होगा तभी लोहे में जंग लगेगी। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, तो अगर पानी भी ना मिले, मतलब वर्षा भी नहीं हो रही है, लोहा पानी में भी नहीं गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हवा जो है वो ज़्यादा आर्द्र है, मतलब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो भी जो है पानी का काम कर देगा
और आपका लोहे में जंग लग जाएगा। रस्टिंग बिकम्स फास्टर, इससे क्या होता है और उससे भी जो जंग है उसके लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम लोग अब रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स, आयरन लोहे के जो आर्टिकल हैं, लोहे की जो वस्तुएं हैं, उन्हें कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाना पड़ेगा हमें, या पानी के संपर्क में आने से बचाना पड़ेगा, या दोनों के ही संपर्क में, यानी पानी और ऑक्सीजन दोनों के ही, यानी पानी ऑक्सीजन की जगह पे आप हवा कह लें क्योंकि ऑक्सीजन हवा में ही रहती है। यानी अगर हवा के संपर्क में और पानी के संपर्क से हम अगर बचाएं तो हम बहुत हद तक लोहे को जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम लोहे को हवा और पानी से बचा सकते हैं? तो द सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लोहे में एक पतली परत चढ़ा सकते हैं पेंट का, यानी जो रबर पेंट, मतलब जो पेंट होता है घरों में रंगने के लिए जो रंग होते हैं वो उस पर चढ़ा दे सकते हैं, या ग्रीस जो होता है वो जो मशीनों में ग्रीस दिए जाते हैं घिसने से बचने के लिए, मशीन के अंगों को, मशीन के पार्ट्स जो हैं वो घूमने वाले हिलने वाले पार्ट्स ज़्यादा ना घिसें, उसके लिए जो ग्रीस लगाते हैं वो ग्रीस भी हम लोहे के ऊपर अगर चढ़ा दें तो उसका संपर्क जो है बाहरी हवा और पानी से कट जाएगा, यानी अंदर का जो लोहा का जो हिस्सा है वो पानी उसमें टच नहीं कर पाएगा, पानी उसको या हवा, तो उसमें जंग बहुत दिन तक लगने से वो बच सकता है। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. और बात ये भी है कि उससे जो है हमें असल में उसे एक बार रंग देने से या एक बार ग्रीज लगा देने से काफ़ी नहीं है, हमें उसे एक बराबर अंतराल पर, मतलब कुछ दिन बाद हमें उस पर रंग, मतलब जो ही जैसे 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है उस पर हमें दोबारा रंग कर देना चाहिए या ग्रीस का लेप लगा देना चाहिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरा एक उपाय ये हो सकता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कि हम उस पर जो है एक कोई दूसरे सस्ते लोहे, सस्ते जो ये है मेटल है, सस्ता धातु है, उसकी एक परत उस पर चढ़ा सकते हैं। जैसे क्रोमियम की परत चढ़ा सकते हैं या जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। वो लोहे पर हम अगर चढ़ा दें तो भी लोहा जो है बहुत हद तक जंग से बचा रह सकता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। दिस प्रोसेस ऑफ, तो अब ये जो प्रोसेस है जो हम दूसरे जो एक सस्ते धातु की परत जो लोहे पर चढ़ाते हैं, दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं, तो दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी जिसमें हम लोहे में एक दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं जो कि हवा और पानी के संपर्क में आने से जंग उसमें नहीं लगता, उस धातु, वो धातु जो है रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे जिंक है और क्रोमियम है, ये भी रिएक्ट करते हैं मगर उतनी तेज़ी से नहीं करते जितनी तेज़ी से लोहा करता है, तो बहुत हद तक लोहा बचा रह सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घरों में जो लोहे के पाइप्स होते हैं जिसमें कि हम पानी वगैरह सप्लाई होता है, तो उसे अंदर से गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है, या बाहर से भी वो अंदर और बाहर से गैल्वेनाइज्ड रहते हैं ताकि उसमें लोहे का जंग ना लग सके। यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन। लोहे के जो जहाज़ होते हैं वो लोहे से बने होते हैं। एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, और जहाज़ का आधा हिस्सा तो हमेशा पानी में ही डूबा रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और ऊपर में भी जो हिस्सा रहता है उसमें भी समुद्र का पानी या वर्षा का पानी जो है उसमें गिरते रहता है।
एंड क्लिंगिंग द शिप्स आउटर सरफेस, और जो ऊपर का जो हिस्सा है वो भी जो है पानी के संपर्क में रहता है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, उस पर भी जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें कई प्रकार के सॉल्ट जो है वो घुले रहते हैं, मतलब नमक घुले रहते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और ये जो सॉल्टी वाटर है वो प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन को क्या कर देता है, फास्टर कर देता है, और तेज़ी से जंग लगने लगती है। देयरफॉर शिप्स शटर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग, इसलिए जहाज़ जो हैं वो सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज, जो जहाज़ होते हैं वो बहुत सारा मतलब झेलते हैं, जंग से हमेशा झेलते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, माने उसमें कलर करने के बावजूद जो है जहाज़ जो हैं वो क्या होता है, वो रस्टिंग को झेलते हैं। दैट फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, इसलिए जहाज़ के कुछ न कुछ हिस्से को प्रतिदिन हमें प्रति वर्ष जो है बदलते रहना पड़ता है ताकि जहाज़ ठीक से काम कर सके। तो कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि जो है पूरे दुनिया को होती है रस्टिंग से। केवल अंदाज़ लगाएं कि अगर पूरी दुनिया के जहाज़ों का कल्पना किया जाए तो कितना सारा लोहा बर्बाद होता है, तो जो कि हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो इन क्लास 6 you have learnt that salt can be obtained by the evaporation of sea water। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग समुद्र पानी को जो है एवापोरेट करके, मतलब उससे भाप बनाकर उससे हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी क्लियरली सीन। तो इस प्रकार से जो नमक प्राप्त होता है वो उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है, उतना ज़्यादा स्वच्छ नहीं होता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी, हालांकि जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं किसी भी पदार्थ के, फॉर्म देयर सॉल्यूशंस, तो उनको कैसे बनाया जाता है क्रिस्टल, तो उनके सॉल्यूशन यानी उनके घोल से बनाया जाता है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जब किसी पदार्थ के घोल से उसके साफ स्वच्छ क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल बनाने की का प्रोसेस या प्रक्रिया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है, बल्कि उस पदार्थ का रूप जो है, उसका जो है फॉर्म है वो चेंज सिर्फ हो जाता है, वो सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन पदार्थ वही रहता है। इसलिए इसको हम फिजिकल चेंज की श्रेणी में रखते हैं। अब एक्टिविटी 5.9 दी गई है, टू बी परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ये कुछ रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे है, यहाँ सावधानी बरतनी है। यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पे जो एक कोई एसिड का रिएक्शन है इसको करना है, तो इसको सबसे पहले तो आपको लेना है सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, लेकिन वो डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट मतलब बहुत ही पतला घोल लेना है, यानी जब पानी की मात्रा ज़्यादा और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी तो उससे हम कहेंगे डाइल्यूट घोल, डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन बीकर। एक बीकर में 1 कप पानी लेना है और ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 कप में पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदें जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। हीट द वाटर, अब उस पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। जब वो उबलना शुरू होता है तो उस पर जो है कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे करके आप डालिए।
वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली, और फिर डालते समय भी लगातार उसे हिलाते भी रहना है, किसी कांच की छड़ से उसको बार बार घोलते भी रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसे घोलते ही जाइए। टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व, इतना घोलिए कि अब उसके बाद वो पाउडर और ना आगे घुलना बंद कर दे। जब तक बंद ना कर दे तब तक घोलते रहिए। तो फिल्टर मतलब कहने का मतलब है कि जब आप देखेंगे ऊपर में आप डाला आपने पाउडर सल्फेट का, लेकिन कॉपर सल्फेट का, लेकिन वो घुल नहीं रहा, तब समझ लीजिए कि बस इतना ही घोलना है। फ़िल्टर द सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को आप जो है फ़िल्टर कीजिए। अलाउ इट टू कूल, अलाउ इट टू कूल, और फिर उसको फ़िल्टर करने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाएं डुलाएं नहीं, बिल्कुल शांत रहने दें। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उस सॉल्यूशन को आप देखेंगे तो पाएंगे कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं उसमें। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं दिख रहे, ज़रूर ही दिखेंगे वो, तो थोड़ी देर और इंतज़ार करिए, तो आपको कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो आपको दिखेंगे। ये जो आप क्रिस्टल देख रहे हैं नीचे बैठे हुए, वो उसी के क्रिस्टल हैं। चलिए आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इस चैप्टर में हमने केमिकल और फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो इसी पाठ के आधार पर आप जो हैं ज़रूर अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को, चेंज को एक श्रेणी बनाएं, कैटेगराइजेशन करें, जिसमें ये पता चले कि ये परिवर्तन, ये चेंज जो है फिजिकल है, ये चेंज जो है वो केमिकल है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूर ट्राई करेंगे, और इसे शेयर और लाइक भी ज़रूर कर देंगे, और इसे इसके जो है बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे, ताकि आगे के चैप्टर आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।